हे एवरीवन, तो जी के अभ्यास सीरीज़ का आज हम करेंगे पार्ट 1। और मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सीरीज़ को अगर मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी 30 क्लासेस का मेरा टारगेट है, कंप्लीट 30 क्लासेस अगर कंप्लीट होगी तो इतना तो मैं श्योर हूँ कि आपके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे, चाहे आपका हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर साइंस के हो। जो जो मेन मेन टॉपिक है जिनसे एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको दिखने लगेगा जैसे जैसे आप क्लासेस करोगे। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि शुरू के 2-3 क्लासेस ज़रूर देखना। फ्री क्लासेस है सभी के सभी, तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका पैसा जा रहा है। टाइम निकाल के जब भी टाइम मिलता है वो देख लेना। और जो भी साइड में आपका चल रहा है, जैसे आप टॉपिक वाइज कर रहे हो या कोई अपने कोर्स से लेकर का, तो उसको भी करते हुए चलो। बस उसके साथ साथ ये है कि इसको भी आप देखते हुए चलना, नोट्स प्रॉपर बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना। और 30 क्लासेस के बाद अगर कंप्लीट होता है तो 30 या 5-6 क्लासेस के बाद ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका हिंदी में सभी चीज़ें रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बट तब भी मैं कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिन जो हिंदी में थोड़े रफ होंगे तो उनको इंग्लिश में भी मैं बोल दूंगा। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम वालों को मैनेज करना पड़ेगा, बट हिंदी मीडियम वालों से रिक्वेस्ट है कि 2-3 क्लासेस तो कंटिन्यू देखना और नोट्स प्रॉपर बनाना। जैसे जो चीज़ें बताई जा रही है वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। और इतना तो श्योर हूँ कि अगर आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया तो जीके में अच्छा स्कोर कर लोगे। इतना अच्छा स्कोर कर लोगे कि जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई आराम से हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। जीके की वजह जीके में ये नहीं रहेगा कि मेरा जीके में कम स्कोर रह गया, उसकी वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 1, यानी फर्स्ट सीरीज़ का पार्ट 1 यानी क्लास 1। और ठीक है, तो कंप्लीट देखना। बाकी चीज़ें जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जो भी क्लासेस में थोड़ा बहुत कमी रहेगी वो भी चीज़ आप बता सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म अगर इसका मैं बनाता हूँ, यानी इसके नोट्स अगर मैं बनाता हूँ तो वो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। नहीं तो सर्च कर लेना स्टडी विथ प्रदीप सिंह करके, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि इफ़ गॉड वॉज अ बैंकर, इस पुस्तक को किसने लिखी है। ये और पीवाईक्यू सीरीज़ की तरह नहीं है कि पहला क्वेश्चन है उसका आंसर दे रखा है और यहाँ पे टिक करना और दूसरा वाला। 4 ऑप्शन है तो 4 यहाँ से, एक बुक का तो हमें आंसर पता है कि एक बुक यहाँ से, बाकी 3 जो ऑप्शन है उनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपका झुम्पा लाहिरी से क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपका अश्वनी सांघी की बुक पूछ ले, या फिर अमिताभ घोष या फिर सुब्रमण्यम की कोई और बुक पूछ ले। तो चारों ही ऑप्शंस करने हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ गॉड वॉज ए बैंकर, इसके राइट आंसर तो हैं रवि सुब्रमण्यम। रवि सुब्रमण्यम के पहले क्या थे, बैंकर थे, बाद में ऑथर बने, ठीक है। बैंकर थे, ठीक है, पहले। तो ये रवि सुब्रमण्यम तो इसका राइट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हमें मिल गया रवि सुब्रमण्यम, एक बुक हो गया। अब बाकी 3 ऑप्शन में देखो, झुम्पा लाहिरी से बहुत क्वेश्चन पूछता है। झुम्पा लाहिरी की 2 बुक फेमस है, 2 बुक याद कर लेना। एक है द नेम सेक, ठीक है, द नेम सेक, और दूसरा है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, इंटरप्रेटर, ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना, ऑफ मेलेडीज, ठीक है। और इस बुक के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है, पुलित्जर प्राइज इनके लिए मिला हुआ है। तो झुम्पा लाहिरी की दोनों बुक याद कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, द नेम सेक और दूसरा हो जाएगा इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, ठीक है। इसके लिए इन्हें पुलित्जर। अमिताभ घोष की बुक का नाम है द शैडो लाइन्स, ठीक है। इनकी फेमस बुक है द शैडो लाइन्स, ठीक है, अमिताभ घोष की द शैडो लाइन, और एग्ज़ाम में पूछी हुई है। इसके लिए इन्हें एक एकेड अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। और 2007 में इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है, पद्मश्री 2007 में इन्हें, ठीक है। तो द शैडो लाइन अमिताभ घोष की बुक हो गई। झुम्पा लाहिरी की दोनों बुक नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द नेम सेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़, ठीक है। उसके बाद अश्विनी सांघी की 2 बुक है, दोनों बुक याद कर लेना। द कृष्णास की एक बुक का नाम है द कृष्णा, ठीक है। अश्विनी सांघी की बुक यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, ठीक है, अश्विनी, इन बुक को नोट कर लेना। और अश्विनी सांघी की बुक का नाम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे अश्विन सांघी की, ठीक है। एक बुक का नाम है द कृष्णा की, और दूसरी बुक का नाम हो जाएगा हमारा चाणक्य सांट। तो यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा भी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ पेन टैप से। लास्ट टाइम मैंने रीजनिंग का लिखा तो काफ़ी, यानी 4-5 महीने हो गए, ठीक है। तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो
जो बोल रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करते हुए चलना कि क्या क्या। एक बार और रिपीट कर लेता हूँ, इससे क्या क्या चीज़ें हमने पहले क्वेश्चन से हमने कितनी बुकों को करा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। झुम्पा लाहिरी की 2 बुक हमने करा, द नेम सेक और इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, उसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार। अमिताभ घोष की बुक है द शैडो लाइन्स, इसके लिए इन्हें एक एकेडमी अवार्ड भी मिला था, और 1990 में, ठीक है, कब मिला था, 1990 में, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है 2007 में, ठीक है। इसके बाद है अश्विनी सांघी की 2 बुक है, द कृष्णा कीज और दूसरा हो जाएगा हमारा चाणक्य चांस। तो पहले क्वेश्चन से हमारे बुक्स कवर हुए, बाकी 3 ऑथर की भी, और एक रवि सुब्रमण्यम जिनकी बुक आई हुई है इफ़ गॉड वॉज ए बैंकर, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 6 बुकें हमने कवर कर ली यहाँ पे, जो कि हमारे मॉडर्न बुकें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कौन सा एक सिंगली यानी श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ पहले तो एलिमिनेशन मेथड, अगर नहीं पता क्वेश्चंस का तो एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि अर्थशास्त्र नॉर्मली है, अर्थशास्त्र के बारे में क्या करें। देखो यहाँ से हमारा एंसेंट बुक कवर हो जाएंगी इस वाले टॉपिक क्वेश्चन से। अर्थशास्त्र किसकी है, चाणक्य, कौटिल्य, इनका दूसरा नाम क्या है चाणक्य का, कौटिल्य, या फिर कहीं पे विष्णुगुप्त करके भी आएगा, ठीक है। ये 3 नाम नोट कर लेना, कहीं से भी कोई भी नाम पूछ लेगा। चाणक्य, अर्थशास्त्र, ठीक है, किससे रिलेटेड है, राजनीति से, ठीक है, राजनीति। सब्जेक्ट देखो इन्होंने बोला है कि श्रीलंका का जिसमें वर्णन है, तो पहला वाला तो नहीं होगा क्योंकि अर्थशास्त्र चाणक्य की जो है वो राजनीति से संबंधित है। इंडिका किसकी है, मैगस्थनीज की, मैगस्थनीज। तो एक बुक और कवर होती है, अर्थशास्त्र चाणक्य की और इंडिका मैगस्थनीज की। किससे रिलेटेड है, ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार जब जनता के सामने में आते हैं उसका वृत्तांत है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रजा के सामने आने, प्रजा के सामने आने का इसमें जिक्र है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे प्रजा के सामने जैसे वो आते थे, तो इसमें बोला गया कि जैसे हाथी पर सवार होकर आते थे, उनके आसपास जो सिपाही थे वो पेड़ लेके खड़े होते चलते थे, उस पर चिड़ियाँ रहती थी, चिड़िया बैठी हुई थी। तो इस टाइप से ये बताया गया इंडिका में, मैगजीन्स की इंडिका में, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा चीज़ें बोली गई है, ठीक है, ना कि इसमें श्रीलंका है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की, ठीक है, विशाख दत्त, ठीक है। यहाँ पे मुद्रा राक्षस का अलग लिख देते हैं नीचे, मुद्रा राक्षस, क्योंकि उधर लिखा नहीं जाता है। मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की, ठीक है, विशाख दत्त की। अच्छा, मुद्रा राक्षस में वृषल बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, क्या बोला है, वृषल, वृषल बोलो, या फिर निम्न कुल में जन्म लेने वाला, ठीक है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। अभी थोड़ा लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही, बट धीरे धीरे क्लासेस 4-5 क्लासेस में वो चीज़ 2-3 क्लासेस में ही ठीक हो जाएगा लिखने का, ठीक है। अब ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये नॉर्मली तीनों चीज़ें हमें पता है, ल्यूशन में नॉर्मल हर एक बुक में ये 3 चीज़ें तो पता हो जाए, बस हमें सेकंड वाला यानी महावंश के बारे में नहीं पता था, तो महावंश ही इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों में कहीं पे भी श्रीलंका का जिक्र नहीं है, ठीक है। श्रीलंका को पहले बोला जाता था सिंघली, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्वेश्चन नंबर, यहाँ से 3 बुकें भी हमारी कवर हुई, एक अर्थशास्त्र चाणक्य की राजनीति से संबंधित है, किससे संबंधित है, राजनीति से। इंडिका मैगजीन्स की है, किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें बोला गया है जैसे वो आते थे। मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाख दत्त की है, और इसमें उन्हें क्या बोला गया है, वृषल यानी निम्न कुल में जन्म लेने वाला चंद्रगुप्त मौर्य को। और अब बात करते हैं सेकंड वाला, ठीक है, यहाँ पे इसे नोट डाउन करते हुए चलना क्योंकि अब लिखना पड़ेगा महावंश के बारे में। देखो महावंश का अगर हम थोड़ा बहुत इसे हटाएं तो महावंश का मतलब होता है कि महान राजाओं के वंश के बारे में इसमें बोला गया है, इस वाले बुक में महान राजाओं के वंश के बारे में। और इसमें कलिंग के भी राजा थे, कलिंग के राजा जो फेमस राजा थे विजय, विजय के बारे में कलिंग के राजाओं का भी जिक्र इसमें रहता है। और कलिंग पे आपको पता है कि कलिंग पे अशोक ने आक्रमण किया था, कलिंग की राजधानी, तो इसलिए उस पर अधिकार किया था। तो कलिंग भी हमारा किसके अंदर आता था, मौर्य साम्राज्य के अंदर। तो यही है कि यहाँ पे
श्रीलंका का जो जिक्र है, ये जो सिंगली है वो इसमें मिलता है महान वंश, क्योंकि इसमें श्रीलंकाओं के जो महान राजाओं के वंशों के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, महावंश। बाकी इतनी चीज़ें रखना है कि महावंश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि महान राजाओं के वंशों के बारे में एक सही से वर्णन जो है, सही से जो बताया गया वो इसी बुक में बताया गया। उस टाइम की ये एक सही टाइप से लिखी हुई बुक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता है। तो सेकंड वाले से हमें एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अर्थशास्त्र करा, इंडिका करा, मुद्रा, तीन तो बुकें कवर हुई, चौथा महावंश के बारे में पता चला है, फोर्थ हमारा श्रीलंका को पहले सिंगली बोला जाता था, ये चीज़। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या हुआ है, 73 अमेंडमेंट एक्ट। पहले तो इसका ईयर कहीं पे 1993 भी देता है। ठीक है, और कहीं पे 92 90 यानी 92 93 आप बोल सकते हो यहाँ पे। अब 73 अमेंडमेंट एक्ट से पहली बात क्या क्या जोड़ा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया। एक तो इसमें भाग 9 जोड़ा हुआ है, भाग 9 के क और ख दो पार्ट है। ठीक है, पार्ट 9 जोड़ा हुआ है, इसमें नगर पालिका है, नगर पालिका, और इसमें आते हैं सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो पार्ट 9 जोड़ा हुआ, और ये आर्टिकल 243 के शायद क से लेकर 243 के आर्टिकल इसके अंदर आते हैं पार्ट 9 के अंदर। सेकंड चीज़ हमारे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा शेड्यूल, 11वीं अनुसूची इसके अंदर जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, और कितने विषय इसमें है, 29 विषय है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करा, हमने पता है 73 अमेंडमेंट एक्ट है, उससे नेक्स्ट टाइम हो सकता क्वेश्चन कि कौन सा पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9 इसके अंदर आ जाएगा। बोलेगा कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, उसके अंदर क्या है, किससे रिलेटेड है, पंचायत, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पंचायत, पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 तो हमें पता चल गया कि आर्टिकल 40 हमारा एक चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें बाकी आर्टिकल भी देखना है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 और 41, और आर्टिकल 41 वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। बाकी तीन आर्टिकल, आर्टिकल 41 में क्या है, आर्टिकल 41 में बोला है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा एग्जांपल से बता देता हूँ। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार का मतलब, जैसे मनरेगा कोई स्कीम चलती है तो वहाँ पे मनरेगा में काम मिलेगा। जैसे विकलांगों के लिए कोई स्कीम है तो वहाँ पे जो भी विकलांगों से काम पाने का वो चीज़ उसे वो अधिकार है कि राइट से उसका वो चीज़ मिलना चाहिए। अगर किसी जैसे अनाथ है तो उसे कोई चीज़, जैसे अनाथों को क्या होता है कि कोटा भी होता है, तो कोटा, तो अगर वो अनाथ है तो उसे कोटा मिलेगा, वो चीज़ है ना आपका। तो वही है कि कुछ दशाओं में उनके लिए अगर कोई चीज़ कर रहा है गवर्नमेंट तो वो चीज़ उसे मिलना चाहिए। तो वही है कि कुछ दशाओं में काम पाने का। 41 में अगर हिंदी में नहीं पता चल रहा तो इसमें मनरेगा डाल दो या कोई स्कीम डाल दो विकलांग वाली, या कोई और गवर्नमेंट जो स्कीम है, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगा। 42 में क्या है, 43 में जैसे आपका मनोचित दशाओं, मतलब इसके अंदर ये है जैसे आपका गर्भवती, अगर कोई महिला जो है वो सरकारी जॉब में है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में, और वो या कोई भी जॉब में, गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है, और वो गर्भवती है तो उसे जो है 6 महीने का मिनिमम का, 6 महीने का, कहीं पे 6 महीने का, कहीं पे 3 महीने का ये छुट्टी अवकाश दिया जाता है, ताकि जितना भी बच्चे की देखभाल के लिए टाइम चाहिए होता है उतना। तो उसका सैलरी ना तो उसकी सैलरी कटेगी, ठीक है, तो सैलरी उसको पूरा मिलेगा जितना सैलरी उसको मिलता था। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि उसके काम के हिसाब से, ठीक है। अब पता चला है कोई काम नहीं कर पा रहा, उससे आप, कोई विकलांग है और उससे आप उतना ही काम करा रहे हो जितना नॉर्मल इंसान करा, तो वो चीज़ भी गलत है, ठीक है। तो उसके मनोचित यानी उस हिसाब के दशा को देखते हुए उसे काम दिया जाए, उसका राइट है, ठीक है। 43 में क्या है आपका, कुटीर उद्योग आएगा। 43 में क्या आएगा, कुटीर उद्योग, ठीक है। ये आर्टिकल इसलिए किए क्योंकि ये एग्जाम में दिया हुआ है, इसके 3 ऑप्शंस में है तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन से हमने कितनी चीज़ें करी, क्वेश्चन नंबर 3 से हमने 73 अमेंडमेंट एक्ट किया, हमें पता है इसका ईयर पूछता है कहीं पे तो 93 या 92। उसके बाद कौन सा पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9। पार्ट 9 में भी 2 पार्ट में, एक पहले में आपका नगर पालिका, दूसरे में सहकारी समिति। आर्टिकल कौन से आते हैं इसके अंदर, 243 वाले पार्ट आते हैं। इसके बाद कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची, उसके अंदर क्या है, किससे रिलेटेड है, पंचायत, कितने विषय, 29 विषय। अब हमें
पता है कि पंचायत आपका आर्टिकल 40, तो आंसर तो इसका आर्टिकल 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40। बाकी अनुच्छेद भी हमने क्या है, अनुच्छेद 41 में है कि आपका कुछ दशाओं में काम पाने का आपको अधिकार है। 42 में ये बोला है कि आपको मनोचित यानी आपके जो दशा उसको देखते हुए जो है काम जो है उसमें सहायता होनी चाहिए। मतलब यही है आपका गर्भवती वाला एग्जाम्पल याद रखना। 43 अगर याद नहीं होता तो, आया नहीं एग्जाम में ये वाले को वो 43 में आपका 42 में 43 में क्या है, कुटीर उद्योग जो भी है, स्मॉल इंडस्ट्री आ जाता है। तो ये हमारे ये एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें बताई जाए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके दूसरे नेक्स्ट वाले हो सकता है आपके चैप्टर नेक्स्ट वाले जो पेपर है उसमें आपका बोल दिया जाए 73 अमेंडमेंट एक्ट का ईयर बताओ, या फिर बोल दिया जाए 11 यानी 11वीं अनुसूची कौन से वाले अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। तो इसलिए यहीं पे चीज़ें कवर होते हुए चलेंगी। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये और एग्ज़ाम में आ जाएंगे। अब बात करते हैं का क्वेश्चन नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन है गरीबी हटाओ को जो है या और आत्मनिर्भर को प्रमुख योजना उद्देश्य का। पहला आंसर तो इसका राइट हो जाएगा 5वीं वाला। ठीक है, अब इन योजनाओं को जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 5वीं के साथ साथ हमें बाकी जो ऑप्शन में दिया वो भी योजना कर ले। पहले इनका ईयर नोट कर लो, इसका ईयर है 1974 से 78। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का ईयर है 1974 से 78। ठीक है, अब सेकंड एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करना कि 78 से 80 ये 2 सालों में कौन सी योजना आई, अनवरत योजना, अनवरत योजना। ठीक है, या फिर आपका इंग्लिश में बोलेगा वो रोलिंग प्लान, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। छठी वाला कब आएगा, इसका ईयर आ जाएगा 1980 से लेकर 85। 7वीं वाला 1985 से लेकर 1990 तक। फिर यहाँ पे 90 से लेकर 92 यानी 2 साल आपका रहेगा योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे। ठीक है, योजना अवकाश। ठीक है, उसके बाद 8वीं आ जाएगा हमारा 92 से लेकर 97। पहला पॉइंट हमने इनके ईयर याद कर लिए। ठीक है, जितने भी है। अब सेकंड पॉइंट इनको नोट डाउन कर लेना। सेकंड हम याद करते हैं इनका जो टारगेट है, क्या क्या टारगेट इसमें रखा था, इसको नोट डाउन कर लेना इनका ईयर। जैसे 5वीं वाले का तो है गरीबी हटाओ, ये इसका नारा भी था 5वीं वाले का, गरीबी हटाओ। 6 वाले का है गरीबी उन्मूलन, तो है ही है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन तो है इसका, लेकिन एक और है इसमें है रोज़गार में वृद्धि पर भी जोड़ दिया गया, रोज़गार में वृद्धि, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य था छठा का। 7वें में हमारा है रोज़गार के साधन, रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, ज़्यादा रोज़गार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका टारगेट है 7वें वाले का। और 8वां में यहाँ पे टारगेट था कि मानव संसाधनों का विकास। ठीक है, मानव संसाधनों का विकास, ये सब चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना, ये सब चीज़ें मानव संसाधनों का है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन से हमने बाकी 4 क्वेश्चन और करे। हमें पता है कि गरीबी हटाओ वाला 5वीं वाले से 5, इनका ईयर भी ध्यान रखना। ईयर मैंने यहाँ पे लिखवा दिया 74 से 78। ठीक है, 80 से 85, 85 से 90 और 92 से लेकर 97, ये सब चीज़ें हैं। और सेकंड चीज़ यहाँ पे बीच में आया, यहाँ पे हमारा 2 साल, एक हमारा 78 से 80 तक रहा था रोलिंग प्लान, जहाँ पे मोरारजी देसाई थे उस टाइम पे, रोलिंग प्लान। और दूसरा हमारा 90 से 92 तक क्या रहा हमारा, योजना अवकाश। ठीक है, सबके सब पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना, योजना अवकाश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे इतने क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टाइम जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है या 7वीं का क्या है, तो वो चीज़ यहीं पे कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको डायरेक्ट चीज़ें, इसका तो डायरेक्ट आंसर कर लो, ये ऐसा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है इसका। इसका 4th वाला ऑप्शन ठीक है, यानी ये तीनों राइट हो जाएंगे और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें समझाने वाली कोई चीज़ थी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे आप स्किप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कि हमारा यहाँ पे देखो, भू प्रॉपर्टी में टोटल 8 तत्व, यानी 8 तत्व ऐसे हैं, 8 एलिमेंट ऐसे जिससे 98% भाग बना हुआ है। 4 तत्व तो इन्होंने दे दिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो बाकी के 4 दो। ऑक्सीजन पॉइंट में नहीं लगते हैं, यहाँ पे अप्रॉक्स 47 ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद सिलिकॉन हो गया कितना, 28। उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया 8, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 47, सिलिकॉन 28 हो गया, एल्यूमिनियम 8 हो गया, और आयरन हमारा हो जाएगा 5%। इसके बाद आपका कैल्शियम 3.63% पॉइंट, और सोडियम आपका 2.83%। उसके बाद आपका पोटेशियम नोट कर लेना, क्योंकि ये भी पूछ सकता है आगे जाके, ठीक है, 2.59%। और मैग्नीशियम नोट कर लेना 2.09%। तो टोटल जब आप ऐड करोगे ना तो 98% भाग इन 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला बस इन्होंने 4 ही दिया है यहाँ पे। अगर इसे मैच करेंगे तो फर्स्ट का हमारा सी हो जाएगा 47%, इसका हमारा 28%, इसका हमारा एल्यूमिनियम का 8%, और इसका आयरन का 5%। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा और सेकंड का बी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का बी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा, और फोर्थ का डी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 8 तो भी याद रखना, बाकी के 4 एलिमेंट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि केंद्रीय प्रदेश कैन शासित प्रदेश लद्दाख की झांसी। देखो, इस क्वेश्चन से हमें 2-3 क्वेश्चन और बनाना है। पहले बात तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कब ये दोनों यूनियन टेरिटरी बने थे। एक तो ये डेट वो पूछ सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, 31 अक्टूबर 2019 को। पहली बात तो सेकंड चीज़, कितने स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है, पूछ सकता है। 28 और 8, पहले 9 थे लेकिन वो दादरा नागर हवेली और दमन दीव क्या हो गए, फिर एक हो गया, ठीक है, दमन दीव, ये दोनों फिर एक हो गए, तो अब 8 रह गए। 28 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है झांकी, तो हमें अभी ये वाले ईयर की तो कर देनी है, अब आएगा 2024 का। तो 2024 में कहाँ की झांकी को पहला स्थान मिला है, गुजरात पहले पे है, उसके बाद यूपी दूसरे पे है, और आंध्र प्रदेश की झांकी को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। और क्या पूछेगा यहाँ से, पूछेगा चीफ गेस्ट कौन आए थे। चीफ गेस्ट आए थे फ्रांस के पीएम, इनका नाम नोट कर लेना, एमानुअल मैक्रॉन, ठीक है। तो ये हम चीफ गेस्ट थे। कौन से नंबर का ये गणतंत्र दिवस था, ये था 75 नंबर का, 75वां, ठीक है, 75 नंबर है। इसकी थीम पूछेगा तो थीम क्या थी, थीम भी नोट कर लेना, थीम थी इसकी विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत। तो सब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विकसित भारत इसकी थीम हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन से अगर कुछ मैच होता है तो ये पूछेगा, क्योंकि अब झांकी वो 2024 वाला पूछेगा, क्योंकि 2024 में कौन सा वाला, कौन से नंबर वाला, कौन चीफ गेस्ट थे, ठीक है, क्या उसकी थीम थी, यही जितना क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लेना। एक और यहाँ पे हुआ था कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या था, एक आर्टिकल भी को भी हटाया था। कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 370 को भी बोलेगा, आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हुए हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या फिर आपके आमाशय। इंग्लिश मीडियम वालों के यह है कि पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, तो वहाँ से इंग्लिश में भी क्वेश्चंस देख लेना अगर कुछ प्रॉब्लम होती। देखो, पहला है वर्मिक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। इसका बस ये चीज़ याद रखना, एक तो डेफिशिएंसी किसकी कमी से ये होता है, और सेकंड चीज़ क्या इसके सिम्टम है, क्या इसके लक्षण है। कमी इसमें होता है कि अगर आपको विटामिन बी वन की अगर कमी होती तो ये विटामिन बी वन क्या करेगा, आपको क्या काम करता है, ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन की कमी से होता है। इसका सिम्टम ये है कि आपका मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम जो होती है, मेमोरी लॉस वाला जो प्रॉब्लम होती है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आपको याद भूल जाते हो, ठीक है, कोई चीज़ याद नहीं रहता, ठीक है, वो चीज़। सेकंड आपका आता है यकृत, जो आपको पता है ये लिवर डैमेज करेगा, ठीक है, ये लिवर को डैमेज कर देता है,
ठीक है, लीवर डैमेज और यकृत वाले से, ठीक है, ये लीवर डैमेज करेगा। और इसका सिम्टम ये है कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण ये है कि आपको, ठीक है, भूख कम लगेगी, भूख कम लगना, या फिर आपका खून की उल्टी होना, ये आपका यकृत वाले में होगा। हार्ट ट्रफ रोग क्या होता है, ये आपका अगर अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी है, किसकी कमी से, अमीनो एसिड की कमी से, ठीक है। तो इसमें इसमें आता है रेड डॉट, बॉडी पे जैसे लाल धब्बे टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। फोर्थ आपका आता है पर्नीशियस एनीमिया, ये बता विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 क्या करेगा, आपका ब्लड सेल्स को ठीक रखता है, ब्लड सेल सही से काम करेगा, आपका नर्वस सिस्टम जो है उसको ठीक रखता है, नर्वस सिस्टम सही से काम करेगा अगर विटामिन B12 सही है तो। B12 की कमी से आपका ये पर्नीशियस एनीमिया, और इसी में आपका क्या आ जाता है, ये RBC पार्ट हो जाता है, इसी का WBC आता है। WBC क्या होता है, आपका प्रतिरक्षा, ये रोगों से रक्षा करता है ना, वही इसने बोला है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में ये क्या बोल रहा है, किस स्थिति में वास्तविक अंतर प्रोटीन आपके इसे बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला करती है। तो जब आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तब ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला राइट है। बाकी 3 के बारे में नहीं भी पता तो भी ये रिपीट तो नहीं होने वाला है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये बायोलॉजी मेरा है नहीं, तो बायो में मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर कहीं हो जाती गलती तो उसके लिए माफ़ी चाहते, कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बता देना कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये चीज़ थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो ताकि नेक्स्ट वाले पार्ट में उस चीज़ को मैं सही कर दूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला है 2023 के अकॉर्डिंग पर्यटन मंत्री, बट हमें यहाँ पे पर्यटन मंत्री नहीं है, बाकी 3 के भी मिनिस्टर याद रखना। स्मृति ईरानी कौन है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। अभी क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, हो सकता है तब तक सब चीज़ें चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि 2023 में स्मृति ईरानी कौन कौन से मिनिस्टर थे, इस टाइप से। हरदीप पुरी, हरदीप पुरी ये कौन से मिनिस्टर हैं ये आपके शहरी विकासकरण यानी अर्बन डेवलपमेंट वाले, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकासकरण। गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री। और जी किशन रेड्डी जो है ये टूरिज्म मिनिस्टर हैं, यानी आपके पर्यटन मंत्री, ठीक है। तो बाकी 3 भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कोई सा भी पूछ सकता है नेक्स्ट वाले में, ठीक है। या कोई एग्ज़ाम अगर होने वाला है अभी, तो कोई सा भी वो मिनिस्टर पूछ सकता है, तो इसलिए बाकी 3 भी नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 से इतना ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो, श्री नारायण गुरु ने जाति, देखो इसमें तो सिंपल सा लॉजिकल है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका कॉमन सेंस के बेस पे था। श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर भेदों में माना और को निरर्थक, भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और भगवान के लिए। तो इसका कौन सा, श्री नारायण धर्म योगम, ये इस संगठन से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसका तो मैच करके आप लगा दें। बाकी 3 भी नोट डाउन कर लेना। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1821, बहुत बार पूछा हुआ है, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय। ओके 1 सेकेंड। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में, कौन करता है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, पूछा हुआ है बहुत बार। तो यहाँ से हमारे 3 ये कवर हो जाएंगे। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। कब किया था, 1875। वेद समाज की 1867, किसने की थी, आचार्य केशव चंद्र जी सेन, ठीक है। तो यहाँ से तीनों ही चीज़ें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बहुत बार पूछा हुआ है कि आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ईयर पूछता है और संस्थापक भी पूछता है। तो यहाँ से 3 ये कवर हो गए, बाकी और जो क्वेश्चंस आएगा उसमें बाकी चीज़ें कवर होंगे। तो इस टाइप से धीरे धीरे सभी चीज़ें कवर होती चल रही है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने बोला है कि कौन सा मार्ले मिंटो रिफॉर्म, आंसर तो राइट 9 वाला है, यहीं से करते हैं 1892। देखो 1892 में यहाँ पे 1892 में क्या है, 1892 में आपका होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, हमारा जो इलेक्शन है वो चीज़, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली,
ये हुआ था। सेकंड इसमें आप ये है कि इसके बाद आप इसमें ये था कि आप बजट पर बहस कर सकते थे, बजट पर बहस करना, और उसके बाद आप प्रश्न भी पूछ सकते थे। ठीक है, तो ये इसमें था 1892 वाले में। फिर आता है 1909 को हमारे क्या कहते हैं, 1909 को मॉन्टेग्यू, एक तो ये ध्यान रखना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये था। सेकंड चीज़ यहाँ पे है कि द्विसदनात्मक प्रणाली। ठीक है, द्विसदनात्मक प्रणाली, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ कि द्विसदनात्मक कौन कौन से थे। एक हमारा था राज्य परिषद, ठीक है, एक राज्य परिषद था, और दूसरा यहाँ पे था केंद्रीय विधानसभा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन चीज़ केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद का कार्यकाल था 5 ईयर का, और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल था 3 साल का। ठीक है, तो ये था इसमें 1919 वाले में। 1935 में क्या था, द्वैध शासन प्रणाली, बहुत बार पूछा है, द्वैध शासन प्रणाली 1935 वाले में, द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, और 1909 में है मार्ले मिंटो रिफॉर्म, और एक और 1909 वाला याद रखना कि 1900 में एक हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली, बहुत बार पूछा हुआ है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो 1909 वाले में ये था कि आप जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने में से एक मुस्लिम नेता को चुन सकते हैं, अपने में से एक नेता चाहिए, यानी मुस्लिम नेता जो है लोग जो है अपने में से एक नेता को चुन सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 1909 वाले में। तो चारों के जो मेन है वो आपको नोट डाउन करना है। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली था, 1909 में द्विसदनात्मक प्रणाली था, और उसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1935 में द्वैध शासन प्रणाली हो गया, 1909 में पृथक निर्वाचन था। ठीक है, और 1909 को ही जो है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वाला दोनों ही आपके एक जैसे क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत शिफ्टों में ऐसा चीज़ हुआ था कि दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है दोनों। बस यहाँ पे उन्होंने यूनियन टेरिटरी पूरा है, यहाँ पे आपने उन्होंने स्टेट पूछ लिया। तो हमें जो है BPL यानी बिलो द पावर्टी लाइन हमें पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे, तो जो दिए हुए उनको पता कर लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल चंडीगढ़ का यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने 28.11, तो चंडीगढ़ का तो याद हो गया। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा था दादरा नागर हवेली का, दादरा नागर हवेली का। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा था 39.31%, और सबसे कम था अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का कितना, 1%। तो यूनियन टेरिटरी में तो ये था सबसे ज़्यादा और सबसे कम। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है BPL, गरीबी रेखा से नीचे, तो वो है दादरा नगर में कितना 39 पॉइंट। सबसे कम बोलेगा अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ के यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे वाले में 8 स्टेट है, तो 8 स्टेट का हमें पता होना चाहिए, तभी एलिमिनेशन मेथड अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यहाँ पे इस वाले में लग सकता है। केरल जैसे बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है गरीबी रेखा से यहाँ पे कम ही लोग होंगे, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। गुजरात भी आपको पता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे भी ये भी कम, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भी कम ही होगा। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आ गए। देखो छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसा एरिया नक्सल एरिया, थोड़ा यहाँ पे ये है कि, तो इसको थोड़ा इन दोनों में थोड़ा बहुत हो सकता है क्लोज है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन उड़ीसा की वजह से थोड़ा बहुत ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर भी इनका यहाँ पे पता होना चाहिए कितना कितना है। जैसे गुजरात बहुत ही पास हैं दोनों, गुजरात है 16.63%, और हरियाणा है 11.16%। केरला 8% है, सॉरी केरला है 7.05%। ठीक है, और पंजाब जो है वो है 8.26%, दोनों ही पास हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार आएगा हमारा 33.74%। ठीक है, और उड़ीसा भी उसी के पास है 32.59%, ये भी पास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो है 39.93%, और जो झारखंड है वो है 36.96%। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया छत्तीसगढ़ 39.93, उसके सेकंड नंबर पे है झारखंड। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 पॉइंट, उसके बाद ये बिहार में, फिर है उड़ीसा, फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है गुजरात में, फिर हरियाणा में सबसे कम। अब यहाँ पे भी स्टेटों में देखो सबसे ज़्यादा, तो स्टेट में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। ठीक है, लेकिन हमें सबसे कम नहीं पता, तो सबसे कम है गोवा में। सबसे कम कहाँ है, गोवा में कितना है, 5%। ठीक है,
5%। तो ये पॉइंट ना नोट कर लेना क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वाले में वो केरला का पूछ ले या पॉइंट परसेंटेज दे दे। तो 8 स्टेट का हो गया और दूसरा कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें बाकी स्टेट का कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने बोला कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। ये आप पढ़ोगे ना तब ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है कि लोथल के जो घर थे वो बाहर की ओर, लोथल के जो दरवाजे थे वो बाहर की ओर खुलते थे, बाकी घरों में बाकी जगह जो है अंदर की ओर खुलते थे। तो ये चीज़ तो अधिकांश वाला तो गलत हो जाएगा, सभी में नहीं था ये चीज़, कुछ कुछ जगह पे था। ठीक है, तो ये वाला कथन तो आप गलत करोगे। सेकंड वाला ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि जैसे घर बना हुआ था, यहाँ से पानी जाता था एक नाली में, उसके बाद ठीक है इसमें ऐसे इस टाइप से घर थे जो आज के टाइम पे नाली जाती थी, उसके बाद एक वो बड़े उसमें मिल जाती थी। तो ये वाला तो सेकंड वाला ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड है। अब हड़प्पा हम पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सिख के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जान लेते हैं, थोड़ा बहुत यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के। इसका एक फेमस और दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बोलेगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। इसको रिपीट करते हुए चलना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा हड़प्पा का। ठीक है, बाकी यहाँ पे आगे जाके दोबारा आएगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आगे हो जाएगा। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है? यहाँ पे स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा स्नानागार। अन्नागार मिला है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके बाद क्या चीज़ है? इनकी भाषा भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, भाव चित्रात्मक चित्रात्मक इनकी लिपि थी। इनका प्रिय पशु कौन सा था? कुब्बड़ वाला सांड। ठीक है, कुब्बड़ वाला सांड जो इनका प्रिय पशु था। ठीक है, तो कुब्बड़ वाला सांड इनका प्रिय पशु था। और हड़प्पा में क्या था? कौन सी पद्धति इन्होंने निपटाई घर बनाने के लिए? ग्रीड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रीड पद्धति। लोथल यहाँ का क्या था? बंदरगाह। ठीक है, लोथल क्या था? बंदरगाह। तो लोथल क्या था? ये पोर्ट था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत नोट करते हुए चलना, और इस थोड़ा थोड़ा करके आप करोगे ना तो चीज़ें एक टाइम पे ये है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि इस सीरीज़ का मतलब ही यही है कि थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके एक टाइम पे जब आप देखोगे ना 10-12 क्लास के बाद, आप खुद ही लगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका टॉपिक खत्म हो गया हड़प्पा सभ्यता वाला, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा करके करा। तो उस टाइप से चीज़ें सभी टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, जैसे हमने आर्टिकल 4 आर्टिकल कर दी। ठीक है, 4 आर्टिकल 40, 41, 42, 43, ठीक है, 4 आर्टिकल हो गए, एक अमेंडमेंट हो गया, एक पार्ट हमने याद कर लिया। ठीक है, एक शेड्यूल याद कर लिया। तो इस टाइप से पॉलिटी ख़त्म किया है। मौर्य डायनेस्टी में हमने मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बहुत कर लिया, उसके बुक्स कर लिए। करंट में हमने करंट की बुक कर ली। तो इस टाइप से हमने हर एक पॉलिटी, इकोनॉमिक में हमने 5 ईयर प्लान देख लिए 4-5। ठीक है, हमने पॉलिटी में हमने अधिनियम देख लिए 4। तो इस टाइप से आपके धीरे धीरे सब चीज़ें कवर होते चलेंगी, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिविज़न। तो इसलिए एक दिन गैप करके इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स बनाओ जो जो चीज़ें बताई जा रही है, और नेक्स्ट डे उसको अच्छे से रिविज़न करना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? अब इससे हमें पूरे चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पहले तो आपका टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो टोटल कितने हैं? 8 हैं। और सबसे बाद वाला कौन सा है? सबसे बाद, जो सबसे बाद में ऐड हुआ वो यही है, कौन सा वाला? सत्रिय। ठीक है, सत्रिय कहाँ का है ये? असम का। ठीक है, और सबसे पहले वाला कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का। ये 3 पॉइंट हो गए। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हो गए? 8 हो गए। उसमें सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम हो गया। सबसे बाद वाला कौन सा है? सत्रिय असम हो गया। और इसका श्रेय किसे जाता है? सत्रिय वाले का श्रेय जाता है
श्रीमंता शंकर देव को, ठीक है। ये नोट कर लेना, जो सत्रिय वाले का श्रेय आता श्रीमंता शंकर देव, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन